प्रश्न, उपकर क्या है? उत्तर, उपकर भारत में यह सिद्धांत दृढ़ निश्चय था कि राज्य कृषक से उसकी उपज का एक निश्चित भाग कर या मालगुजारी के रूप में ले सकता है। हिंदू काल में यह भाग उपज का 1/6 और मुस्लिम काल में 1/3 निश्चित किया गया था, किंतु शासकों ने सदैव इस सिद्धांत का उल्लंघन किया। मालगुजारी तो परंपरागत 1/6 भाग ही रही, किंतु अतिरिक्त उपकर लगाए गए। मालगुजारी के अतिरिक्त जो कर लगाया गया उसे ही अबबाब या हुबूब कहा गया। इस कर के बहुत से स्थानीय नाम भी हैं। उदाहरणतः मुगल साम्राज्य के पतन के बाद और अंग्रेजी राज्य के अभ्युदय के पूर्व बंगाल के शासक ने किसानों द्वारा देय मालगुजारी पर उपकर लगाया और यह बहाना बनाया कि इस अतिरिक्त रकम को मराठों को भेंट स्वरूप देनी है। इस उपकर का नाम चौथ मराठा दिया गया। ब्रिटिश काल में जब जमींदारी प्रथा की स्थापना हुई तो जमींदारों ने भी कृषकों के ऊपर यह कर लगाया। यह उपकर किसानों पर उनके लगान के हिसाब से लगाया जाता था या गांव की परंपरा के अनुसार। गांव की सफाई, सुरक्षा आदि के लिए जो उपकर गांव के सभी निवासियों पर लगाया जाता था उसे गांव खर्च कहते थे। लगान और अबबाब में अंतर है। लगान जोत भूमि पर देय होता है और अबबाब सार्वजनिक के अभिप्राय के लिए उपकर के रूप में। अगला प्रश्न, पुनर्वास अनुदान को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, पुनर्वास अनुदान जमींदारी उन्मूलन अधिनियम 1950 के अंतर्गत जमींदारी उन्मूलन पर जमींदारों से उनकी जो जमींदारी संपदा छीन ली गई थी उसके बदले उन्हें प्रतिकर और पुनर्वास अनुदान दोनों का भुगतान किए जाने की व्यवस्था इस अधिनियम में की गई है। प्रतिकर जो संपदा के बदले धनराशि थी, किंतु पुनर्वास अनुदान का उद्देश्य यह था कि जिन जमींदारों को उनके कार्य और पेशे से हटा दिया गया है उन्हें पुनः स्थापित किया जाए और उन्हें ऐसा अवसर दिया जाए जिससे वह अपनी जीविका का नया प्रबंध कर सकें। यही कारण है कि पुनर्वास अनुदान सब जमींदारों को नहीं दिया गया और जिन जमींदारों को उसके लिए हकदार पाया गया उनमें भी क्रमिक मान पर दिया गया। इस प्रकार छोटे छोटे जमींदारों को उनकी शुद्ध आय का 20 गुना और छोटे में सबसे बड़े जमींदार को उनकी शुद्ध आय का केवल 1 गुना पुनर्वास अनुदान दिया गया। इस प्रकार छोटे जमींदारों को सबसे ज्यादा, उससे बड़े जमींदार को उससे कम और सबसे बड़े जमींदार को सबसे कम पुनर्वास अनुदान देने की व्यवस्था की गई है। प्रश्न, गांव सभा अथवा ग्राम सभा को बताइए। उत्तर, गांव सभा अथवा ग्राम सभा। ग्राम सभा का तात्पर्य किसी ग्राम पंचायत के क्षेत्र के भीतर समाविष्ट किसी ग्राम के निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से गठित और उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की धारा 3 के अधीन स्थापित किसी निकाय से है। उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत राज्य अधिनियम 1994 की धारा 3 इस प्रकार वर्णित है। राज्य सरकार सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा किसी ग्राम के लिए या ग्रामों के समूह के लिए एक ग्राम सभा ऐसे नाम से जैसा विनिर्दिष्ट किया जाए स्थापित करेगी। प्रतिबंध यह है कि जहां ग्राम सभा ग्रामों के समूह के लिए स्थापित किया जाए वहां सबसे अधिक जनसंख्या वाले ग्राम का नाम ग्राम सभा के नाम के रूप में विनिर्दिष्ट किया जाएगा। गांव सभा का नाम बदलकर ग्राम सभा कर दिया गया। ग्राम सभा के लिए न्यूनतम जनसंख्या को 250 से बढ़ाकर 1000 कर दिया गया। 1000 से कम आबादी वाली ग्राम सभाओं को 2 या 2 से अधिक को मिलाकर ग्राम सभा का सीमांकन और स्थापन किया गया। प्रश्न, राजस्व परिषद के कार्यों की विवेचना कीजिए। उत्तर, राजस्व परिषद का गठन एवं कार्य। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उत्तर प्रदेश का राजस्व मामलों में संबंधित सबसे बड़ा न्यायालय है। इसके निर्णय संपूर्ण राज्य में उसी प्रकार से बाध्यकारी होते हैं जिस प्रकार से उच्च न्यायालय के निर्णय।
बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के निर्णयों के विरुद्ध अपील उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम एवं भू राजस्व अधिनियम के अधीन उच्च न्यायालय में की जाती है। यद्यपि राजस्व के मामले के संबंध में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अंतिम न्यायालय है, किंतु संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को यह शक्ति प्राप्त है कि किसी भी न्यायालय या न्यायाधिकरण के विरुद्ध रीट जारी कर सकता है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सामान्यतः दो प्रकार के कार्य करता है, एक प्रशासनिक कार्य एवं दो न्यायिक कार्य। प्रशासनिक कार्य के अंतर्गत बंदोबस्त, भू अभिलेखों का रखरखाव, मालगुजारी एवं अन्य देयों की वसूली, भूमि अर्जन आदि के मामले आते हैं। न्यायिक कार्यों में तीन प्रकार के कार्य आते हैं: अपीलीय, निगरानी, पुनर्विलोकन का कार्य। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू राजस्व अधिकारियों एवं राजस्व न्यायालयों के ऊपर अधीक्षक और निदेशक का कार्य करता है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तहसीलदारों तथा नायब तहसीलदारों के कर्तव्यों को नियत करने एवं उनकी नियुक्ति तथा स्थानांतरण और अस्थायी रिक्तियों में उनकी नियुक्ति को विनियमित करने का कार्य करता है तथा भू राजस्व अधिनियम के अधीन बनाए गए या रखे गए अधिकार अभिलेख तथा अन्य अभिलेखों, नक्शों, खसरों, रजिस्टरों तथा सूचियों के प्रपत्र, उनकी अंतर्वस्तुओं को तैयार करने की रीति को नियत करता है। प्रश्न: दाखिल खारिज एवं संशोधन कार्यवाही। उत्तर: दाखिल खारिज एवं संशोधन कार्यवाही दोनों कार्यवाहियों में निम्नलिखित मुख्य अंतर है। एक, दाखिल खारिज या नामांतरण की कार्यवाही उत्तराधिकारी द्वारा या अंतरण द्वारा जोतेदारों के कब्जे में हुए परिवर्तन से संबंधित होती है, जिसमें एक जोतेदार का नाम काटकर उसके स्थान पर दूसरे जोतेदार का नाम, जो ऐसे परिवर्तन पर कब्जे का हकदार होता है, अधिकार अभिलेख में दर्ज किया जाता है। जबकि संशोधन की कार्यवाही वार्षिक रजिस्टर में या नक्शे और खसरे में हुई किन्हीं भूलों या गलतियों के सुधार से संबंधित होती है। इन भूलों या गलतियों में लिपिकीय भूल या गलतियां भी शामिल हैं। 2. दाखिल खारिज की कार्यवाही के लिए आवेदक को जो अधिकार अभिलेख में अपना नामांतरण कराना चाहता है, कब्जे के परिवर्तन के 3 मास के अंदर ऐसे परिवर्तन की सूचना तहसीलदार को देनी होती है। जबकि संशोधन कार्यवाही के लिए ऐसी कोई मियाद की अवधि निर्धारित नहीं है। किसी भूल के सुधार के लिए कोई व्यक्ति कभी भी तहसीलदार को धारा 34 के अंतर्गत यदि भूल सुधार वार्षिक रजिस्टर में हुई किसी भूल से संबंधित है, अथवा कलेक्टर को धारा 28 के अंतर्गत यदि सुधार नक्शा तथा खसरा में किसी भूल से संबंधित है, आवेदन कर सकता है। अथवा नक्शों और अभिलेखों के पुनरीक्षण के समय अभिलेख अधिकारी स्वयं की पहल पर ऐसी किन्हीं भूलों या गलतियों का सुधार धारा 34 के अंतर्गत कर सकता है।